पढ़ लिया? यस सर। यस सर। तो सेम वही क्वेश्चन है कि भाई कौन सा इसमें से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनसे अमीनो एसिड नहीं बनते। बोलिए कौन सा आंसर है? द फर्स्ट वन। पूछ रहे हो बता रहे हो? बता रहे। भाई इतना करने के बाद भी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का। हम लोगों ने ये डायग्राम किए थे, ये भी मैंने तुम्हें बताया था कि ग्लाइकोलिसिस के फॉस्फेनोल पायरुवेट और पायरुवेट केवल ये दो हैं जो अमीनो एसिड बनवाते हैं। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के इराइथ्रोस 4 फॉस्फेट और राइबोस 4 5 फॉस्फेट केवल ये हैं जो बनवाते हैं। और सॉरी ग्लाइकोलिसिस में ये भी है 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 है। और टीसीए में केवल अल्फा कीटोग्लिसरेट और ऑक्सिलोएसिटेट हैं जो अमीनो एसिड बनवाते हैं। वहाँ भी पहले भी क्वेश्चन सिट्रिक एसिड के ऊपर था, तो मतलब कायदे में तुम्हें एकदम से छूटते दिख जाना चाहिए विदाउट एनी डाउट। क्लियर है या नहीं? यस यस सर। सर। चलो फटाफट अब एक कागज पे लिख लो। ये हैं आपके, एक हेडिंग लिख दो, अमीनो एसिड जनरेटिंग कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट्स, कार्बोहाइड्रेट पाथवे इंटरमीडिएट्स लिख दो। सबसे पहली पाथवे है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस में ये 3 है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फेनोल पायरुवेट और पायरुवेट। लिख लिया? लिख रहे सर। हो गया? नंबर 2 है Yes. आपकी पेंटोस फॉस्फेट Yes, पाथवे sir. पीपीपी, और पीपीपी में आपके 2 हैं, राइबोस 5 फॉस्फेट और रेथ्रोस 4 फॉस्फेट। और नंबर 3 है टीसीए, जिसमें 2 हैं आपके ऑक्सिलोएसिटेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब आंख बंद करके याद करो, आंख बंद करके, तो ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन थे? आंख बंद करके बोल सकते हो। फॉस्फोनॉल Three Phosphonol PG, 3 pyruvate, पीजीए और पायरुवेट। PEP and थ्री pyruvate. पीजीए, पैप और phosphoglycerate, पायरुवेट। ठीक है। mm, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में कौन थे? 2। Erythros for erythros phosphate 4 and phosphate, राइबोस 5 ribose फॉस्फेट और एरिथ्रोस 4 phosphate, फॉस्फेट। बढ़िया। और टीसीए में 2 कौन थे? oxaloacetate and ऑक्सैलोएसिड alpha अल्फा ketoglutarate, कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट। oxaloacetate. बढ़िया जी। तो अब मैं तुमसे ये भी चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर डायग्राम को एक वाइट कागज़ पे ऐसे ही रंग बिरंगा ड्रॉ करके अपनी दीवार पर चिपका लीजिएगा, एक ये डायग्राम और एक ये वाला, ये दोनों अगल बगल में चिपका लीजिएगा। ये कल का काम है आपका। और फिर दीवार का वो फ़ोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा कि जी हमने चिपका लिया है। भाई सोच के देखो कि यस सर। अगर पिछले 3 साल में तुम 3 बार या 4 बार किसी क्वेश्चन को देख रहे हो किसी एक ही डाटा में से, तो उसे हल्के में तो नहीं छोड़ सकते ना। यस सर। चलिए जी, ये भी बात के लिए हमारे पास। और ओके, इसे तुम कर सकते हो फिलहाल। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। कर सकते हो तो यू विल कैरी ऑन। अगर मन में डाउट है, अपने ऊपर यकीन नहीं है, तो बोल दो कि जी मुझे मुश्किल पड़ेगा, ताकि मैं ढंग से बात समझा सकूं। सब मुझे समझा दीजिए। सर Okay. मुझे भी। ठीक है। तो देखिए, which one of the following nucleic acid with the same concentration in water will form a stable stem loop structure upon annealing by heating and flash cooling on the ice?
इसमें जो मेन चीज़ है जो ध्यान देने वाली है, ये कह रहे हैं कि इनमें से स्टेबल स्टेम लूप स्ट्रक्चर कौन बनाएगा। आमतौर पे स्टेम लूप स्ट्रक्चर विद इन द सेम मॉलिक्यूल बनते ही तब हैं जब आप जल्दी से हीट करो। हीट करने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई डीएनए के मॉलिक्यूल स्क्रैम्बल्ड पड़े हुए हैं तो जैसे ही आप उसे हीट करोगे वो खुल जाएंगे, और फिर जैसे ही आप उसे कूल करोगे, और वो भी तेज, जैसे बर्फ़ पे रख के उन्होंने कूल कर दिया, इसका मतलब है तेज कूल कर रहे हैं, तो इमीडिएटली जो भी उसके पास में अवेलेबल है वो उसे लपक लेगा। अगर डबल स्टैंड बनाना है तो वो, और अगर उसे विदिन अपने अंदर कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो वो। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है वो है स्टेम लूप स्ट्रक्चर। इसे आप बोलते हो इस तरीके से, ये है स्टेम, नीचे वाले हिस्से को स्टेम कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को लूप। इसमें बात यह है कि यहाँ पे हैं बेस पेयर्ड स्टेम में, ओके, और लूप में नॉट पेयर्ड। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अब हमें एसेंशियली ये देखना है कि इन 4 डीएनए के मॉलिक्यूल में से कौन से ऐसे हैं। देखिए, बात को समझने की कोशिश करना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर एक डीएनए की सीक्वेंस दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि ये बताओ कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, तो ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। तो यानी कि 5 प्राइम 3 प्राइम के रीजन्स में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करने कैपेसिटी होनी चाहिए, और बीच वाले हिस्से में बेस पेयरिंग करने कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। एग्रीड? Yes, sir. Yes. ये बीच Yes, का हिस्सा sir. ऐसा होना चाहिए जो अनपेयर्ड हो, और ये ऐसे हो जो पेयर कर जाएं, बेस पेयरिंग। तो देखिए, पहले वाले की बात कर रहे हैं, जी से पेयर करेगा क्या? No, No, sir. No, No, sir. एक sir. दो और चेक कर लेते हैं, जी से पेयर करेगा क्या? नहीं। No, No, सी sir. से पेयर करेगा? No, नहीं, no. भूल जाओ उसे। हम्म। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले के ऊपर हम लोग। फर्स्ट वाले के पास एटलीस्ट किनारे पर ये एबिलिटी नहीं है। अब सेकंड वाले को देते हैं, सी जी से पेयर करेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सी जी से कर लेगा? Yes, sir. जी Yes, सी से sir. कर लेगा? ए यू से कर लेगा? ए यू से कर लेगा? और फिर बीच में अनपेयर्ड Loop. बन गया। Yes. Yes, sir. यानी कि Yes, इसके sir. पास Yes, sir. एबिलिटी Yes, sir. है स्टेम लूप की। एक और को चेक कर लेते हैं, ए यू से पेयर करेगा बट यू से पेयर नहीं करने वाला। ठीक है, Yes, sir. जी सी से पेयर कर लेगा, सी जी से पेयर कर लेगा, सी जी से पेयर कर लेगा, ठीक है, लेकिन फिर ए सी से पेयर नहीं करने वाला। अब यहाँ बीच में एक ऐसा है जो अनपेयर्ड कहानी है, तो कर तो ये भी लेगा स्टेम लूप, लेकिन इसका स्टेम लूप थोड़ा सा टेढ़ा होगा, मतलब बीच में अनपेयर्ड और फिर लूप बना रहा है। तो अभी तक जो परफेक्ट है वो है सेकंड वाला। तीसरे वाले पास एबिलिटी है लेकिन इतनी बढ़िया नहीं है। अब लास्ट की बात कर लेते हैं, ए जी से पेयर नहीं करने वाला, जी से पेयर नहीं करने वाला, तो भूल जाओ। तो इसमें जो हेयर पिन लूप बना सकते हैं वो सेकंड भी बना सकता है, थर्ड भी, लेकिन जो परफेक्ट हेयर पिन बनाएगा वो बनाएगा सेकंड। क्लियर है बात ये? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए हमारा बेस्ट Yes, आंसर sir. क्या है? Second. Option 2. Second. तो अगर कभी दोबारा कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए हेयर पिन वाला, आप कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सोच लो। Yes, sir. चलो देखते हैं अभी। अब इस क्वेश्चन को चेक कीजिए, कर पाएंगे या नहीं। मतलब पहले तो पढ़ लो और पढ़ने बताओ कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनके ऑप्शनों में करेक्ट आंसर ना हो। तो पॉइंट ये नहीं है कि हमें उन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट करना है, पॉइंट ये है कि हमें सही आंसर निकालना है। आप जानते हो कि CSIR नेट में भी गलतियाँ होती हैं, हर साल 3 या 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, और ये तो वो होते हैं जिन्हें लोग चैलेंज करते हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं और लोगों ने चैलेंज भी नहीं किया उसे। चलिए पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? Yes, sir. Yes, sir. नहीं होना है क्या सॉल्व? पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट नहीं होने का।
अच्छा हो जा। Yes. चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ टेट्रापेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड वाली पेप्टाइड है, पी क्यू एंड आर, ये नीचे दिखाई गई हैं। पी वाली है ये, क्यू वाली है ये, और आर वाली है, सबकी सीक्वेंस दिखा दी गई है। तो पहला कह रहा है कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन द अबव टेट्रापेप्टाइड एट 7 pH। तो 7 pH पर एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इनका चार्ज होता है -1 ठीक है। लाइसिन यस सर। और आर्जिनिन, इनका चार्ज होता है +1 हिस्टिडीन जो होता है, हाँ जी बोलिए। ये ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड नहीं है। तो मैंने कब कहा कि ग्लूटामिक एसिड है? तो आपने -1 दिखाया ना। या तो तुम चीता हो या मुझे पढ़ाने दो, ठीक है भैया। ओके सर। हिस्टिडीन का जो पी के वैल्यू होता है वो 6.8 के आसपास होता है, तो 7 pH पर ± चार्ज अवेलेबल हो सकता है 1 का। तो इसलिए जब भी कभी आप कोई भी पीआई या पीके के क्वेश्चन देखोगे तो पहले चेक करो कि इन बेसिकली इन 4 अमीनो एसिड में से कौन कौन से अमीनो एसिड अवेलेबल हैं। तो तुम्हें अपनी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में इन अमीनो एसिड्स को हमेशा याद रखना है। तो अब देखिए पहली वाली पेप्टाइड में जो हमारे 4 अमीनो एसिड हैं उनमें से कौन कौन से अमीनो एसिड यहाँ अवेलेबल हैं? aspartic acid. ओनली एस्पार्टिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड पर सिर्फ एस्पार्टिक एसिड अवेलेबल है ना पी वाली के अंदर। तो Yes sir. और एस्पार्टिक एसिड पर 7 Yes, pH sir. पर क्या चार्ज होता है? -1. -1। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं मैं। देखिए कभी किसी क्वेश्चन के अंदर कोई बात लिखी होगी और फिर आप पागल बन जाओगे। उसने क्या कहा एग्जामिनर ने? उस एग्जाम ने कहा कि यहाँ पे है अल्फा NH2 और यहाँ पर है अल्फा COH, उसने ये भी कह दिया। तो पता है 7 pH पर अगर pH 7 है तो अल्फा NH2 विल शो +1 चार्ज एंड अल्फा CO नेगेटिव विल Yes. शो -1 चार्ज, ठीक है। Right. तो Yes sir. कई बार स्टूडेंट जैसे ही किसी ने ये अल्फा NH2 और अल्फा COH दिया, लोग पागल बन जाते हैं कि हमारे बस के क्वेश्चन सॉल्व करना है ही नहीं, क्योंकि हमने इसकी बात नहीं कर रखी। बट पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे +1 होने वाला, यहाँ पे -1 होने वाला हमेशा, तो +1 -1 = 0 होता है। तो ये तो वैसे ही हमेशा दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। Yes sir. तो इसलिए मैं अपने Yes, sir. कैलकुलेशंस में इनको लेके नहीं आता कि फालतू में टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो अब एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के बेस पर मैं कहूँगा कि पी के पास -2 चार्ज है, ठीक है जी। और यहाँ Yes, sir. और कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पी के पास -2 चार्ज है। क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया, अब जो भी बात रहे, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं आगे वाली बात को। ग्लाइसिन, सीरीन, आर्जिनिन में से केवल आर्जिनिन है जो +1 का चार्ज शो कर सकता है। ग्लाइसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, अलानिन में से +1 यानी कि आर का चार्ज है +2, क्यू का चार्ज है +1 और पी का चार्ज है -2, ठीक है जी। क्या यहाँ Yes, तक sir. सभी को बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आती है नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ द मिक्सचर ऑफ द अबव टेट्रापेप्टाइड इज सेपरेटेड ऑन अ कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी? ये तो क्वेश्चन है मीन। कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो Yes, sir. इमोबिलाइज्ड बीड्स हैं Negative इन पर charge. क्या चार्ज लगा हुआ है? Negative charge. नेगेटिव, ठीक है जी। तो जब आप यहां पर P, Q और R को डालोगे इस कॉलम में जहां पर ये इमोबिलाइज कर रखी हैं, तो कौन सा बाहर निकल करके आएगा बिना बाइंड किए हुए? P. P, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज था। अब टेक्निकली देखा जाए तो सबसे पहले जो इल्यूड होकर बाहर आया वो P है, लेकिन अब देखो ना यहाँ पे P तो दे रखा उन्होंने, कोई बात नहीं। अब ये जो Q और R हैं, ये Q और R चिपक गए अंदर ही। तो जब आपने शुरुआत में P हटा लिया नेगेटिव चार्ज वाला,
तो जब अंदर फंसे हुए हैं, अब आप इनको बाहर निकालोगे तो आप पॉजिटिव चार्ज का इल्यूटिंग एजेंट डालते हो, और फिर उसमें सबसे पहले कौन टूट के बाहर निकलेगा? जिसके पास कम पॉजिटिव चार्ज होगा। वो प्लस कौन वन है? Q. क्यू। तो क्यू पहले निकलेगा, फिर उसके बाद में पी निकलेगा, और बढ़ती हुई आयनिक स्ट्रेंथ के साथ। तो पॉसिबली शायद इन्होंने, जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है, ये सोच के बनाया कि जो चिपक गए हैं उनको इल्यूट करने की बात कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो इल्यूट टर्म है, इल्यूट टर्म इस्तेमाल ही उनके लिए की जाती है जो आपके कॉलम में फंसे रह गए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए इन्होंने पी को कंसिडर नहीं किया होगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई Yes, sir. यस सर सभी को? Yes, sir. सागर, हाँ जी सर। तुम्हारी आवाज में कुछ लग तो नहीं रहा मुझे हाँ जी वाला बात? नहीं सर, आ गया समझ। ठीक है, जब स्टूडेंट नहीं नहीं बोलते तो पक्का समझ में नहीं आया, बट अब तुम नहीं नहीं बोल रहे तो चलो मैं भी हाँ बोल देता हूँ। anyway, तो हाँ जी Sir? बोलिए जी। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा फर्स्ट था? ही, और कोई है नहीं इसमें, क्योंकि देखो सेकंड तो भाई yes, sir. चार्ज हम इसको देखेंगे ना, ये तो हमारे पास एक ही में है। Yes, sir. अब यहाँ पे तुम ये -3 कहाँ से लेकर आओगी, +3 नहीं कहाँ से सर, लेकर आओगे? फर्स्ट वाले में हाँ अच्छा ओके ठीक है यस सर, आगे सर। आ गया। यस सर। वरना एक काम और आगे। कर सकते हैं हम लोग। देखो हमारे पास जो P है, P पर चार्ज है -2 का, Q पर चार्ज है +1 का, और क्या था R आर। +2। ये तो क्लियर है। यस सर। अब हमारे पास यस सर ये कॉलम है, इस कॉलम में बीड भरी पड़ी है, और ये बीड पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। मैंने बहुत रफली बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? तो जब हम यहाँ पे 3 पार्टिकल्स डालेंगे ऊपर से, एक पार्टिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और साफ कर देता हूँ मैं इसको, एक पार्टिकल जिस पर है 2 नेगेटिव, एक पार्टिकल है जिस पर है 1 पॉजिटिव, और एक पार्टिकल पेप्टाइड ऐसी है इसके पास है 2 पॉजिटिव। और क्योंकि बीड्स के ऊपर जो चार्ज है नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबिलाइज्ड बीड, असल में जो ये कॉलम होता है, कॉलम नीचे से बहुत कम रहता है, और ये पहले कॉलम तैयार किया जाता है ये बीड्स डाल करके। ये बीड इतनी बड़ी नहीं होती, मैंने केवल तुम्हें दिखाने के लिए बनाई हुई है, पाउडर की तरह की होती हैं। सो जब हमने इसमें से डाला तो जो हमारा ये 2 वाला है, ये बिना कहीं अटके झटके सीधा बाहर निकला है फर्स्ट गो में। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर अब जो Yes, हमारे दूसरे वाले हैं वो अटके रह गए हैं बीच बीच में, +1 का, 2 प्लस का, 1 प्लस का, 2 प्लस का। तो जब ये सारी कहानी हो गई तो हमारे पास जो फाइनल कॉलम है, उस कॉलम में हमारे पास जो चिपके रह गए हैं वो पॉजिटिव चार्ज के पेप्टाइड रह गए हैं चिपक करके, वो जिनके पास +2 का चार्ज है, जिनके पास +1 का चार्ज है। ठीक है जी, ये यस ट्रैप्ड है। सर। ये जो है आपकी, ये +1 और +2 वाली है। फिर आपने क्या करा, आपने हाई सॉल्ट इल्यूशन किया। अच्छी खासी सॉल्ट की मात्रा है इसमें। जो पॉजिटिव, आप जानते हो सॉल्ट में एक पॉजिटिव चार्ज का होता है, एक नेगेटिव चार्ज का होता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले compete करेंगे बीड के साथ, और इन्हें धक्का मार के अलग कर देंगे। अब जो बीड और पेप्टाइड का जो इंट्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक बीड है जिसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और यहाँ 2 पेप्टाइड चिपकी हुई हैं, एक जिसके पास 2 प्लस चार्ज है और एक के पास जिस प्लस।
28 जुलाई 2025 को CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ और स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स आया मेरे पास वो कुछ ऐसा था। उनका कहना था कि हम क्वेश्चन पर क्वेश्चन देखते जा रहे थे लेकिन आ बहुत कम रहे थे। क्वेश्चन कहाँ से निकाल करके लाए हैं, कैसे लाए हैं, मतलब हिम्मत तोड़ने वाला पेपर था कई स्टूडेंट्स के लिए। और अल्टीमेटली सवाल ये भी था कि सिलेबस के क्वेश्चन थे या कहीं और से, और सिलेबस में इतने सारे इंपॉर्टेंट बातें छोड़ करके वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकाल करके लाए हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में एग्जाम का पैटर्न काफ़ी बदला है। क्वेश्चन अब अलग तरह के आते हैं, टाइम भी कम है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारा डाटा भी अवेलेबल होता है। तो जो स्टूडेंट ज़्यादातर एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा और उन्हें क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहे। इसी चीज़ को तोड़ने के लिए हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है सॉल्व लाइक अ प्रो। ये CSIR नेट JRF प्रिपरेशन सीरीज है। यहाँ हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे लेकिन क्वेश्चनों के थ्रू। हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज को 23 अगस्त 2025 से। आप भी सीरीज का पार्ट बन सकते हैं व्हाट्सएप करके 9013902981। सवाल ये भी होगा कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं, तो चलिए डिटेल्स भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हम सारे क्वेश्चंस को जो पिछले सालों में आए हैं हम उन्हें यूनिट वाइज अलग अलग कर देंगे। यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन अलग हैं, 2 के अलग हैं, 13 तक ऐसे अलग कर लेंगे हम लोग। फिर इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे वीक में 4 से 6 घंटे लगा करके। ये सारे लाइव सेशन के थ्रू होंगे वीडियो क्लास में। इवनिंग आवर्स में हम लोग करेंगे ऑनलाइन क्लास और यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे, फास्ट कैसे क्वेश्चन करा जाता है ये सब सीखने वाले हैं हम लोग, सॉल्यूशंस को पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। इंटरेक्शन 1 to 1 होगा। बीच में तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आई तो तुम्हारा माइक ऑन करके बोल सकते हो, चैटिंग की जरूरत नहीं है। ये लाइव सेशन है जैसे स्काइप पर होते हैं उस टाइप के सेशंस। और साथ में हम लोग आपकी हेल्प भी करने वाले हैं आपके टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में अभी जो ये 28 जुलाई वाला एग्जाम था इसमें यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें रामाचंद्रन मैप की बात की गई थी, ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का था। इसके अलावा PKA की बात कर रखी थी तो ये भी यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, यूरिया साइकिल। और इसके साथ ही ट्रांसफर RNA के मॉडिफिकेशंस। सिमिलरली सेक्शन C के अंदर हमने देखा कि जो ये Vmax और Kcat वाली टर्न ओवर नंबर वाली कहानी है ये यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन था। इसके अलावा एक वाटसन क्रिक GC पेयरिंग पर लेकर के कुछ कैलकुलेशंस थी और pH को लेकर कैलकुलेशन थी। साथ ही हमारे पास एक माई RNA की सीक्वेंस दी गई थी और टारगेट RNA में ढूंढने के लिए कहा गया था उसके लोकेशन को। और साथ में हमें प्रोटीन की थर्मोस्टेबिलिटी के लिए ग्राफ दिए गए थे। एक क्वेश्चन था अल्फा हेलिक्स का जिसमें रेसिड्यूज दे रखे थे और फिर कुछ कैलकुलेशन कर रखी थी, एंट्रोपी वाली बात। ये सारी बातें यूनिट नंबर 1 की हैं। अब देखिए, यूनिट नंबर 1 में बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से दिए हैं कि आम स्टूडेंट कर भी ना पाए। कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन 50 में से 20 सेक्शन के अंदर अवेलेबल थे, जबकि आपको 35 करने होते हैं, तो मतलब 10% के आसपास। C में 25 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। इन 25 में से 6 सोच के देखिए 20% के आसपास, ये केवल यूनिट नंबर 1 से थे आउट ऑफ 75। तो अगर हम स्ट्रेटजी के साथ प्लानिंग करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है एग्जाम के लिए, तो 6 महीने में हम लोग जहां एक तरफ आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप क्वेश्चनों को करना भी सीख जाओगे। भाई आप पढ़ के तो जा रहे हो लेकिन आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप अपनी जानकारी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो एक तरह का बूस्टर कोर्स है ये, जहां पे आपको चांस मिलता है कि आप एग्जाम वाले दिन बढ़िया परफॉर्म कर सको, रहते हुए टाइम में सारे क्वेश्चन कर लो और अल्टीमेटली आप कहो कि भाई हमारी तैयारी बढ़िया थी और हमारा पेपर बढ़िया गया है। तो कोर्स का नाम है सॉल्व लाइक अ प्रो, CSIR नेट JRF एग्जाम प्रेप सीरीज है। 23 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना है 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं इस कोर्स की तैयारी में, तब तक के लिए बाय बाय।